हेलो एवरीवन। आज हम जो नेट जेआरएफ है मैथ से उसकी कंप्लीट डिटेल को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 0 पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक कैसे क्या करना है। तो उससे पहले मैं आपको 4 बातें बताना चाहती हूँ। नंबर 1 कि जैसे कि आपको पता होगा नेट जेआरएफ मैथ के लिए 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा जो है मेन है। एक तो पाई एएम दिल्ली में और दूसरा जो है डिप्स एकेडमी। लेकिन क्या डिफरेंस है डिप्स एकेडमी में, जो डीयू वगैरह से जो बच्चे क्या एमएससी वगैरह किए जिनका बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर है वो डिप्स एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बेसिक से स्टार्टिंग करनी है तो वो पाई एएम। तो पाई एएम के जो नोट्स हैं वो जो है मैंने टेलीग्राम पे हर सब्जेक्ट के डाल रखे हैं, तो आप वहां से नोट्स को देख सकते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपको कोचिंग करनी है या प्रिपरेशन खुद से करनी है। ठीक है, तो आप वहां से नोट्स को देख सकते हैं। दूसरा, नेट के लिए जो भी बुक मैं रिकमेंड करूंगी तो उनमें से जितनी बुक्स मेरे को ऑनलाइन मिल पाई, ठीक है, तो वो मैंने डाउनलोड की और उनकी लिंक जो है मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। आप वहां से क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि मैंने नेट कर रखा है, आप पूछो कि आपने कितनी बुक पढ़ी है, तो सबसे पहले मैं आपको सच बता सकती हूँ कि मैंने आज तक कभी नेट का फॉर्म ही नहीं भरा। मैं एक बार में एक ही काम कर सकती हूँ। तो जब मैंने एमएससी की तो मैं एमएससी ही कर सकती थी, मेरे बस की नहीं था कि मैं नेट वगैरह या सब कुछ एक साथ मिक्स करूं। नहीं, तो नेट जो है अगर आपको वीडियो यहीं पे रोकनी है तो आप यहाँ पे रोक के स्टॉप करके चले जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को नेट का ना मैंने आज तक कभी फॉर्म भरा है न एग्जाम दिया। हाँ, लेकिन ये है कि अब मैं आगे नेट की प्रिपरेशन करूंगी तो जो मैंने खुद के लिए तैयार किया है, तो अगर आपको ट्रस्ट हो तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे आप वीडियो को स्टॉप करके जा सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट की आपकी वही रिक्वेस्ट आती है कि आज इस बुक का कोई टॉपिक कराओ, आज इस बुक का देखो। मेन बात यह है, मैंने उसी दिन भी कह दिया था कि 24 बुक में से सिर्फ 2 बुक सी प्रोग्रामिंग C++ प्रोग्रामिंग को छोड़ के बाकी की जो 22 बुक है आप मेरे से कभी भी कोई भी बुक करा सकते हैं, मैं सारी कराने को तैयार हूँ। बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि देखो भाई, मैंने ये चैनल जब स्टार्ट किया ना तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स थे सर्कल में यूनिवर्सिटी में, उनका क्या था भाई 1-2 पेपर में री आ गई थी। तो वहां क्या होता था, रेगुलर स्टूडेंट है तो मेरे को यूनिवर्सिटी में उन लोगों को पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता था। तो क्या होता था, मैं उनके लिए वीडियो डालती थी। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बीतता गया, बच्चे जो है चैनल से क्या हुआ कनेक्ट होते गए। आज के दिन 3000 है। तो क्या हो रहा है कि भाई मैंने देखो मेरे पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ये व्हाइट बोर्ड मैं लेके आई हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है। ना मैंने कोई यूट्यूब ये सोच के किया कि हाँ भाई मेरे को पढ़ाना है या नहीं। मैंने सिर्फ मेरे फ्रेंड्स की मदद करने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और मैं बस उन्हीं के लिए टॉपिक डाल देती थी ताकि उनका जो है रिवीजन हो जाए। तो अभी आप भाई अपना सजेशन मेरे को दे दो कि मैं एक साथ सारी बुक कैसे कराऊं, मेरे तो समझ के बाहर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चाहती हूँ मैं सबकी हेल्प करूं। मैं जैसे एक बुक कंटिन्यू कर दी, फिर किसी और की रिक्वेस्ट आती है तो मेरे माइंड में आता है यार मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही। तो आप मेरे को, हो सकता है इंडिया में जुगाड़ हो, कोई जुगाड़ हो आपके पास कि कैसे क्या मैं सबकी हेल्प कर पाऊं, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अभी टॉपिक की तरफ चलते हैं और जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कि नेट। तो देखो सबसे पहले नेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेट की फुल फॉर्म होती है भाई N फॉर E फॉर और T फॉर। N फॉर होता है नेशनल, E फॉर होता है एलिजिबिलिटी और T फॉर होता है टेस्ट। मैंने क्या किया है, जैसे आपने देखा होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी मूवी बनाई थी तो उसने क्या किया था कि एक क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए उसने वही क्वेश्चन धोनी सर से पूछा, वही क्वेश्चन उनके पेरेंट्स से पूछा, दोस्तों से पूछा। तो जब आंसर सिमिलर आए तो उसने क्या माना कि हाँ भाई ये चीज सच है। तो वही सेम मैंने किया है कि मैंने एक बुक, हाँ भाई ये सब्जेक्ट है तो मैंने वो मेरे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी गेस्ट टीचर थे, जो मेरे सीनियर भैया या बहन थे जो जिनका नेट जेआरएफ अभी क्लियर हुआ है, तो मैंने सबसे पूछा और उनमें से जो चीज मेरे पास निकल के आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैंने खुद ने बेसिक से स्टार्ट करना है तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी। दूसरा
कि मैं जो है नेट कि अभी मेरा 21 को बर्थडे है, यानी कि 2 दिन बाद, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिन से स्टार्ट करूँ नेट को। और मेरा भाई कोई ये नहीं है कि मेरे को 6 महीने या 1 साल में नेट निकालना ही है, नहीं, मैं 2nd क्लास से बुक पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो है पढ़ा वो 50% पढ़ा, अभी कुछ पोर्शन ऐड भी हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ होगा हमने जिस टाइम पढ़ा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है बेसिक जो है स्टार्टिंग से क्लियर हो पहले। तो मैं क्या 2nd क्लास से मैं बुक स्टार्ट कर रही हूँ कि उसमें हो सकता है 250 पेज में से मैंने 200 पढ़ लिए हो, लेकिन 50 पेज मेरे बचे हुए होंगे। तो मैं डेली एक क्लास को कवर कर लूंगी, तो उसमें से मैं अपना कुछ नोट्स जो मेरे को काम का लगेगा, ये नहीं है 2nd क्लास में कुछ काम का नहीं मिलता है, बहुत काम का मिलता है, तो वहां से मैं क्या करूंगी, अपने अपने नोट्स तैयार करूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको मेरे साथ साथ प्रिपरेशन करनी हो। तो उसके लिए 2nd पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है, लड़कियां जो है चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, वो 35 ईयर्स तक क्या हो सकते हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट है वो इनफाइनाइट है, लेकिन और नेट का एग्जाम तो है ना आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन जेआरएफ के लिए 35 एज जो है वो लिमिटेड कर दी गई है। नेट का आप जब चाहे बुढ़ापे तक दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो बॉयज हैं उनमें क्या होता है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और कहीं कहीं ये चीज 28 ईयर्स पे भी थी, तो कहीं 28 ईयर्स लिख रखा है, कहीं 30 लिख रखा है, तो वो मेरे को कंफ्यूजन है। तो आप देखो, अगर आप एमएससी करके आए हो तो आप नॉर्मली 21, 22, 23 के होंगे, तो अभी भी आपके पास आप ये बना के चलो कि 26, 27 के तब आप हो, तो आपका नेट जेआरएफ दोनों क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप 4 साल में किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात हो गई। दूसरा, ये जो नेट जेआरएफ, नेट का जो एग्जाम है, नेट से ही रिलेटेड जेआरएफ है, जेआरएफ को मैं बाद में कवर करूंगी। तो जो नेट है वो नेशनल लेवल के ऊपर एक टेस्ट होता है जो कि यूजीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो यूजीसी को तब आप अच्छे से जान गए होंगे जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम के ऊपर क्या कर रखा है, गाइडलाइन चेंज करके सभी बच्चों को स्ट्रेस में डाल दिया है। तो अभी जो अब मेरे पास देखो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, यहाँ देखो एलिजिबिलिटी में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको एमएससी में 55% होने चाहिए, और आप एमएससी करते करते भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। वहीं जो ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं उनको 50% चाहिए। अभी यहाँ पे 2 चीजें आती हैं कि एक तो आता है यूजीसी नेट और एक सीएसआईआर नेट। एक होता है जहां आपने कई बार देखा होगा यूजीसी नेट, और एक होता है सीएसआईआर नेट। दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो यूजीसी नेट होता है वो लगभग हर सब्जेक्ट के लिए, लगभग नहीं हर सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम का होता है, साइंस स्ट्रीम को चेंज करके किसका नाम दे दिया जाता है, सीएसआईआर नेट। तो अपना साइंस स्ट्रीम के अंदर आता है मैथमेटिकल साइंस का, तो अपना क्या होगा, सीएसआईआर नेट के अंडर आएगा। उसके बाद इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यहां से देखिए, जो पार्ट ए है उसमें 30 नंबर का होता है ये, पार्ट बी 75 का, और ये होता है 95 मार्क्स का। अभी यहाँ से क्या हो रहा है, ये अपना, लेकिन जो यूजीसी नेट का होता है इसमें क्या होता है, 2 होता है, 2 बार एग्जाम होते हैं, एक घंटे का, उसके बाद 2 घंटे का एग्जाम होता है। जो मैथ से नहीं कर रहे उनके लिए है ये। यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का और ये कुछ पोर्शन मिलता है, और ये 2 घंटे में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अपने में क्या होता है, सीएसआईआर नेट में 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। अभी यहाँ देखो, पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से आपको 15 करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं पार्ट बी में, जिनमें से आपको 25 करने होते हैं, जो कि होते हैं 3 मार्क्स के। जो नेक्स्ट होता है उसमें 60 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको करने होते हैं
करने होते हैं 20 क्वेश्चन और ये होते हैं 4.75 मार्क्स के। ठीक है, तो ऐसे करके आपके देखो 15 टू जा 30 हो गया, 25 3 जा 75 और 20 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 95। यहाँ क्या होता है, ये जो अपने पार्ट ए है और पार्ट बी है इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो अपना पार्ट सी है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो सबसे ज्यादा नंबर का। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट मिलते हैं। जैसे आपके पास ये कोई क्वेश्चन है, इसके आपको ऑप्शन दे दिए कुछ भी, लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर आपने सारे यहाँ क्या होगा, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर होंगे। तो जैसे मान लीजिए इसके आंसर ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही था, तो अगर आपने तीनों ही मार्क किए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने 2 मार्क्स कर दिए, थर्ड नहीं किया, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा और साथ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है इसके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस क्या है, तो इसको सिलेबस जो है नेट का काफी बड़ा है, लेकिन मैंने जैसा ही पूछा कि इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो जो मेन बुक निकल के आई अपने पास वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक, अगर इसका पूरा सिलेबस ना करके हम सिर्फ क्या करें, अगर हम रियल एनालिसिस को कर लेते हैं तो हमें 60 से 70 नंबर का हर साल क्या मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स का जो पोर्शन है वो 30 से 35 अराउंड मिलता है। उसके बाद अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कर लेते हैं तो 30 से 35 इसमें भी मिल जाता है। उसके बाद अगर लीनियर अलजेब्रा करें तो वहां से 50 से 60 मिलता है क्वेश्चन। और उसके अलावा जो बच गया वो बच गया ओटी, पीटी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। उसके बाद ओआर का ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये 4 भी अच्छे से कर लेंगे और इसमें से ये आपको 40 से 45 मार्क्स दिला देते हैं। अभी यहाँ देखो, अगर आप इसमें से देखो, अगर आप ये कर लेते हैं तो जो अपनी जेआरएफ, अब नेट जेआरएफ का मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो जो नेट में जितने भी मार्क्स आएंगे तो उसके स्टार्टिंग से ऊपर से जो टॉपर होते हैं उनमें से 10%, 10 भी नहीं तो आप 6% मान के चले, उनमें से इनको क्या दिया जाता है, जेआरएफ। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो बच्चे ऊपर से टॉप करते हैं, जैसे कि आपने 10th 12th में टॉप किया होगा तो आपको लैपटॉप वगैरह मिला था, वही सेम है कि अगर आप यहाँ ऊपर से टॉप करते हैं तो उनको जेआरएफ मिल जाता है। जेआरएफ में क्या होगा, जब आप आगे पीएचडी वगैरह करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आपका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट खुद देंगी। अभी यहाँ देखो, जेआरएफ जो पिछले साल निकली है वो 110 मार्क्स पे निकली है, तो अभी अगर आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो 120 तक चली जाएगी अगर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो अगर आप इन बुक्स को अच्छे से कर लेते हैं, अगर इसमें से अगर आप ज्यादा से ज्यादा नहीं, तो मैंने देखा कि अगर आप यहाँ से 25 मार्क्स ले आए, यहाँ से 20, यहाँ से भी 20 और यहाँ से 30 और यहाँ से 25, अगर इतने मार्क्स भी आप लेके आ जाए तो 2 to 4 6 8 9 12, तो आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं, 120 इजीली। ठीक है, अगर आप ये बुक्स भी कर लेते हैं तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। मैं ओनली नेट क्लियर करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेआरएफ तक की बता रही हूँ। तो अगर आप इन बुक को भी अच्छे से कर लेते हैं, इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है वो मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसकी क्या करूंगी, इसकी पिक क्लिक करके मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। तो अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, ऑथर का नाम बता देती हूँ, बुक के ऑथर का नाम। तो यहाँ से देखो, अगर आपको रियल एनालिसिस करनी है तो रियल एनालिसिस के लिए जो ऑथर है वो एक तो ये है एच.एल. रोइडर, आप इन ऑथर की बुक कर सकते हैं। दूसरा जो है एक जो फेमस बुक है जो कि सबने सजेस्ट की थी वो थी बार्टले साहब की एंड स्टिफ, क्या नाम है, ये नाम है इनका। ठीक है,
बार्टले एंड शेबर्ट, जिनका फुल नेम है रॉबर्ट जी बार्टले एंड इनका नाम है डोनाल्ड आर शेबर्ट। ठीक है, तो आप रियल के लिए ये 2 बुक ले सकते हैं। इनके अलावा भी मैंने लिखा हुआ है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगी अगर आपको इन 2 बुक के अलावा भी कुछ पढ़ना हो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो बुक आती है वो आती है पुन्नस्वामी की, ऐसे पुन्नस्वामी करके। उसके बाद एक और बुक आती है HS कसाना करके, अगर इसकी एप्लीकेशन पढ़नी हो तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आती है वही बुक, ये मैं आपको भेज ही दूंगी सारी, मैंने जो जो लिखा है। गैलीलियन की आती है बुक एल्जेब्रा के लिए। उसके बाद SL रोज के लिए आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपने करनी है तो। अगर आपने ये मैं बता दूंगी, ठीक है, आपके पास सेंड कर दूंगी, जो कि मैंने लगभग हर उत्तर का नाम लिखा, जैसे कि आप यहाँ कैमरे में देख पा रहे होंगे। रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, एल्जेब्रा, टोपो, न्यूमेरिकल एनालिसिस, CV, मैथमेटिकल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, OT, डिफरेंशियल इक्वेशन। हर बुक का मैंने पता किया है। अगर आप लिमिटेड ना पढ़ के अगर सारी बुक करना चाहते हैं तो आपको सब मटेरियल मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो हाउ टू प्रिपेयर। तो प्रिपेयर के लिए भाई मैंने बता दिया कि अपने तो क्या होता है कि जैसे आपस में अगर ग्रुप में पढ़ते हैं ना तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है और उसे हम भूलते नहीं है। तो ग्रुप में डिस्कस करके 3-4 फ्रेंड्स जो है इकट्ठा हो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो और पहले फोकस इन बुक्स पे करना। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, नोट्स वगैरह अगर आपको PyAM के देखने हो तो आप टेलीग्राम या फिर अगर वो नहीं चलाते हैं तो मेरे कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे आप मेरे पास मैसेज करें, मैं आपको वहीं पे क्या करूंगी लिंक सेंड कर दूंगी। उसके बाद आता है हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पार्ट C में, वहां से आप स्टार्ट कीजिए। 95 मार्क्स का है, अगर आप वहां से 70 का स्कोर कर लेते तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला होगा। तो वहां अगर अपना पूरा टाइम दीजिए, ठीक है। और आप ये देखिए कि जो 3 घंटे का जो पेपर है उसमें आप जो पार्ट C है उसको 90 से 95 मिनट में उसको फिनिश कर दें, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट 2 में जाइए। पार्ट 2 में 55 से 65 मिनट। अब इससे क्या होगा कि अगर आप पार्ट C अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको जो पार्ट B है, तो जब अगर आपके सारे ही कॉन्सेप्ट रिवाइज में आ जाएंगे तो आपको पार्ट B करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और जो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो सही क्वेश्चन है उनके मार्क्स भी कट जाएंगे। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी कि जो बाकी का रिमेनिंग टाइम है जो कि 20 से 25 मिनट है, उसमें आप पार्ट A को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पार्ट A में जीके से रिलेटेड आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड या फिर बेसिक जो होते हैं ना वो आते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन की कुछ टिप्स, तो वो भी मैंने लिखी हुई है कि आप भाई अपना एक तो सबसे पहले स्टडी का जो है कंप्लीट जो है, जैसे मैंने बनाया कि भाई मेरे को 2nd क्लास से स्टार्ट करना है, तो मैं जैसे आज के दिन अगर मेरे को 2nd क्लास की बुक पढ़नी है तो मैं क्या करूंगी, हर बुक में पढ़ूंगी, हर पेज पढ़ूंगी, लेकिन उस पेज में से अगर मुझे कुछ 1 या 2 चीज तो मुझे पक्का मिलेंगी जो मेरी नहीं पढ़ी हुई होंगी, तो मैं उनको कॉपी पे साथ साथ लिखती रहूंगी। तो क्या होगा कि जो 250 पेज की जो बुक है वो लिमिटेड होके मेरे पास, अगर मैं खुद के नोट्स बनाऊंगी तो 50 पेज में वो लिमिटेड हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं 1 बाय 1 करके, मेरा तो तरीका ये है कि मैं 1 बाय 1 करके BSc MSc तक पहुंचूं और मैं अपने खुद के नोट्स तैयार करूं। तो उससे क्या होगा कि जब मैं रिवीजन करूंगी तो मुझे सिर्फ मेरे ही, क्योंकि जो मैं नोट्स बना रही हूँ वो ऐसे बना रही हूँ जो मेरे खुद के अभी पढ़े हुए नहीं है, तो मेरे को सिर्फ वही चीज पढ़ने को मिलेगी। अगर अदरवाइज मेरे को हर क्लास की बुक जो है ऐसे ऐसे करनी पड़ेगी और उसमें मैं रिवीजन टाइम क्या होगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी, ठीक है। अभी जो है इसके लिए आप सोल्ट ट्रिक आपको या मेथड सीखने पड़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्ट मेथड से कर सकते हैं। आपको जो रिजल्ट है, अभी जो पिछले साल का नेट है वो मेरे फ्रेंड देख के आए थे, तो उन्होंने बता रहे थे कि इस बार का जो नेट आया था ना उसमें सारे ही रिजल्ट पूछ लिए थे कि इस रिजल्ट को क्या क्या नाम देते हैं, इस रिजल्ट का क्या नाम होता है, इस रिजल्ट का क्या नाम होता है। तो आपको भाई रिजल्ट तो सारे याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद
जो आप ऑनलाइन वगैरह टेस्ट दे सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप मॉक टेस्ट जितना देंगे उतनी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब आप लास्ट में जाएंगे, ये नहीं है कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना नहीं आता और आप वहां पे बैठ गए, तो काफी टाइम आपको लग जाएगा ये चीजें सीखने में। तो आप पहले से ही मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेट के जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता ही दिया भाई, कि नेट का बेनिफिट यही है कि आपको जेआरएफ मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है जॉब मिल जाती है। अगर आप जेआरएफ करोगे, पीएचडी आपको नेट करके ही मिलेगी। तो और एज मैंने बताई दी आपके लिए, तो मेरा तो ये मानना है, मैंने अपने लिए ये बनाया कि 21, यानी कि परसों से मैं 22 ईयर्स की हो जाऊंगी। तो मेरा ये है कि आने वाले 4 साल, यानी कि जब मैं 26 की हूँ तो उस टाइम मैं नेट जेआरएफ क्लियर कर लूँ। मेरे अंदर तो बहुत आलस है, तो भाई मैं ये नहीं बना के चलती कि मेरे को 6 महीने के अंदर ये निकालना है, क्योंकि मेरे को मेरा सच्चाई पता है कि मैं कितना एडजस्ट कर पाऊंगी और रेक्टिफिकेशन मेरे से होता नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग से ही बुक को उठा लिया है। या इस वाले पेज में मैंने ऑथर लिख रखे हैं जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके अलावा सैलरी वगैरह आपको पता ही होगा, जो पोस्ट होती है असिस्टेंट की उसकी होती है 45,000 ऑलमोस्ट, मतलब कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एसोसिएट प्रोफेसर की होती है 80,000 और पोस्ट ऑफ प्रोफेसर की होती है 82,000। ठीक है, तो ये हो गया है। और उसके अलावा आपको पीएचडी की फुल फॉर्म पता होगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। बस ये मैंने कुछ लिख रखा है, तो आपको मैं ये सारा सेंड कर दूंगी। आई होप आपको नेट का क्लियर हुआ होगा। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप भाई सबसे पहले रियल उठा लो, मेरी मानो तो। और रियल एनालिसिस को लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, सुप्रीमम लिमिट, इन्फीमम नेबरहुड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए बेसिक से, और फिर हाई लेते चलिए, रीमैन स्टेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ आप कवर करते चले रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स में, 1 by 1 क्या करो भाई, सारे उठाओ। और मैं आपको मेन टॉपिक आपको सेंड कर दूंगी, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब